सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का अपनी मंथली मैगजीन वाली सीरीज़ में। तो हम लोग कल वाली सीरीज़ में हम लोगों ने देखा था कि पॉलिटिक्स जितने भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं तो वो कवर हो चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस। इससे पहले हम लोग आयर स्टार्ट करें। कुछ पॉलिटिक के सब थोड़ा सा जो छोटे छोटे टॉपिक थे वो बच गए थे, तो बस 1-2 मिनट लगेंगे, उसको चलिए कवर कर लेते हैं। सो फर्स्ट है न्यूज एंड शॉर्ट्स में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग रूल्स 2025 नोटिफाइड। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने ये ऑपरेशनलाइज किया है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑल ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025। दिस एक्ट, ये एक्ट क्या करता है इस बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। द एक्ट कैटेगराइजेस ऑनलाइन गेम्स एज ई स्पोर्ट, ऑनलाइन सोशल गेम्स एंड ऑनलाइन मनी गेम्स। तो जितने भी ऑनलाइन गेम्स होते हैं इस एक्ट के द्वारा उसको ई स्पोर्ट में, ऑनलाइन सोशल गेम्स में और ऑनलाइन मनी गेम्स में इसको कैटेगराइज किया गया है। इट प्रोहिबिट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ ऑनलाइन मनी गेम्स, ठीक है, वाइल ओनली अलाउ ऑनलाइन सोशल गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो इसने क्या किया है कि हर एक तरीके के जो ऑनलाइन मनी गेम्स, जो पोकर गेम्स होते थे, हम लोग देखते थे, फैंटेसी स्पोर्ट्स होते थे, पैसे लगाइए आप, पैसे के बाद आपको इतना प्रॉफिट होगा, ये तो उन सब जो भी ऑनलाइन मनी गेम्स थे उन पर ये प्रतिबंध लगा दिया है। कि हाईलाइट्स ऑफ रूल्स देखते हैं क्या क्या है। ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इट विल स्टेबलाइज टू रेगुलेट ऑनलाइन गेम्स, मेंटेन रजिस्ट्री, डिसाइड लीगैलिटी, इम्पोज पेनाल्टीज़। तो ये ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये स्टेबलाइज की गई है ताकि ऑनलाइन गेम्स में रजिस्ट्री, लीगैलिटी, इन सब को रेगुलेट कर सके। इट विल हैव अ चेयरपर्सन एंड 5 अदर मेंबर्स फ्रॉम वेरियस गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज। इसमें कुल मिला के 6 होंगे, 5+1 होंगे, एक चेयरपर्सन होगा और 5 अदर मेंबर्स होंगे जो वेरियस गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज से चूज किए जाएंगे। Registration of games, both social games and sports must register with the OGAI and seek a valid certificate of registration। तो किसी भी सोशल गेम्स को या फिर ई स्पोर्ट्स को रजिस्टर, अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा OGAI के साथ और एक वैलिड सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। आप देखते हैं वो कुछ है 3 टियर्ड ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है। अगर आपको कोई परेशानी है तो उसके लिए मैकेनिज्म। Every registered online game or sport provider must maintain a functional grievance redressal mechanism for user complaints. Appeals can be made to the grievance appellate committee and then to the authority। तो इस तरह से ग्रीवांस मैकेनिज्म के लिए भी दिया है इसमें। वायलेशन, द ड्राफ्ट रूल्स प्रपोज टू मेक वायलेशंस अ नॉन बेलेबल ऑफेंस एंड होल्ड द एंटायर कंपनी स्टाफ लायबल फॉर फैसिलिटेटिंग एनी ब्रीच। तो अगर किसी तरह का कोई वायलेशन होता है पर्टिकुलर रूल का तो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस माना जाएगा और इसमें इंटायर कंपनी स्टाफ को उस पर्टिकुलर ब्रीच के लिए जिम्मेदार माना जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्राइम, ऑनलाइन गेमिंग रिस्क के लिए गवर्नमेंट ने और क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं देखते हैं। IT एक्ट 2000 सेक्शन 69A बताया है, इसमें इलीगल साइट्स ऐप्स को ब्लॉक करने की बात हो गई है। 2022 से 25 के बीच में लगभग 1524 ऐसे ऐप्स से साइट्स को ब्लॉक किया गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 पेनलाइजेस अनलॉफुल गेमिंग साइबर क्राइम सेक्शन 111-112। इसके अलावा IGST एक्ट 2017 रेगुलेट्स इलीगल ऑफशोर गेमिंग प्लेटफॉर्म्स। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 प्रोहिबिट्स द मिसलीडिंग एंड सरोगेट एडवर्टाइजमेंट। तो ये कुछ और इनिशिएटिव लिए गए हैं अगेंस्ट ऑनलाइन गेमिंग रिस्क। पोस्टल बैलेट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन, पेनल्टी मेड अ राउंड ऑफ EVM काउंटिंग शैल बी टेकन अप ओनली आफ्टर कंप्लीट काउंटिंग ऑफ पोस्टल बैलेट्स, ठीक है। अब देखते हैं पोस्टल बैलेट होता क्या है। अलाउस वोटर्स टू कास्ट देयर वोट्स on an electronically received postal ballot, avoiding the need to visit polling stations physically। तो जो एल्डरली होते हैं या फिर जो कभी डिफेंस में होते हैं, जैसे आर्मी में हो या किसी और में होंगे, तो अपनी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट डालने के लिए नहीं जा पाते फिजिकली रूप से, तो उनको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, एक तरह का पोस्ट रहता है, तो उस पोस्ट में अपना वो जो वोट है वो पोस्ट कर देते हैं, उस तरह से वो पर्टिकुलर उनका वोट कास्ट हो जाता है। लीगल फ्रेमवर्क क्या है। गवर्न बाय द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ठीक है। ये 1961 के रूल के अंदर भी आता है ना, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर भी आता है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी का उनका होगा जो सर्विस वोटर्स हैं, स्पेशल वोटर्स हैं, एब्सेंटी वोटर्स हैं, सीनियर्स हैं जो 85 से ज़्यादा, पर्सनस विद डिसेबिलिटी, दोज अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन, इलेक्शन ड्यूटी पर्सनल। तो इन सब के अंदर जो है
तो वो इस पोस्टल बैलेट के लिए एलिजिबल रहते हैं। सर्विस वोटर्स मतलब मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, गवर्नमेंट सर्वेंट्स पोस्टेड अब्रोड, तो ये जब हैं तो ये सब भी सर्विस वोटर में आते हैं। स्पेशल वोटर्स में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, कैबिनेट मिनिस्टर, अदर हाई रैंकिंग डिग्निटीज इन एंड देयर स्पाउसेस, तो ये सब आते हैं स्पेशल वोटर्स में। इसमें सर्विस वोटर और स्पेशल वोटर्स, उसके अलावा एब्सेंटी वोटर हम लोगों ने देखा प्रिवेंटिव डिटेंशन में जिसको कैद कर लिया गया हो, या फिर इलेक्शन ड्यूटी पर्सनल जो भी है वो सब भी इसी में आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आयर वाला पार्ट, इंटरनेशनल रिलेशंस, राइज ऑफ एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज। इमिग्रेशन पॉलिसीज से पहले हम लोग देख लेते हैं, 3 टर्म होते हैं। पहला है माइग्रेशन, दूसरा है इमिग्रेशन, और तीसरा भी है एमिग्रेशन। ये वाला माइग्रेशन मतलब आप लोग याद रखिए मूव से, कहीं भी मूव करें। इमिग्रेशन मतलब इन से, और इमिग्रेशन मतलब एग्जिट से। ये इम्पोर्टेंट टर्म है, ये आपको देख लीजिए। ये मूव हो गया, ये इन हो गया, ये एग्जिट हो गया। ठीक है, अब बताते हैं ये कैसे होता है। माइग्रेशन मतलब होता ही है कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। ठीक है, मूव फ्रॉम एनी टेरिटरी टू अनदर टेरिटरी। ठीक है, इमिग्रेशन मतलब क्या होता है भाई, द एक्ट ऑफ इंटरिंग इन न्यू कंट्री, इन न्यू कंट्री। इंटरिंग आप इंटर कर रहे हैं, इन मतलब जा रहे हैं, और इमिग्रेशन एग्जिट मतलब कि लीविंग योर ओन कंट्री, लीविंग योर ओन कंट्री। ठीक है, तो इस तरह से माइग्रेशन, इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन 3 चीज़ें होती हैं। देखते हैं पहले न्यूज़ में क्या क्यों था भाई। इन द रिसेंट ईयर्स देयर हैज़ बीन अ स्ट्राइकिंग सर्ज इन एंटी माइग्रेशन थ्योरी, हेटरिक्स, प्रोटेस्ट एंड पॉलिसीज वर्ल्ड वाइड फ्रॉम वेस्टर्न डेमोक्रेसीज टू द पार्ट ऑफ एशिया। तो रिसेंट ईयर्स में काफ़ी देखा गया है एंटी इमिग्रेशन रिटोरिक, प्रोटेस्ट कितना था, पॉलिसी, चाहे वो जर्मनी में का वाला इश्यू हो जाए, चाहे अफगानिस्तान म्यांमार का रोहिंग्या मुस्लिम का हो जाए, या फिर एशिया की बात हो, चाहे यूरोप की बात हो, चाहे हम लोग देख सकते हैं हम लोगों के ट्रम्प भैया के देश में अमेरिका में कितना ज़्यादा इमिग्रेशन केस चल रहा है। तो ये सब देखते हैं क्या है मोर ऑन द न्यूज़। एग्जाम्पल्स ऑफ रिसेंट इवेंट्स डिस्प्लेइंग एंटी इमिग्रेशन सेंटिमेंट्स, जैसे हाइक इन H1 वीज़ा फ्री बाय द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, यूएस प्रशासन के द्वारा H1 वीज़ा फीस को बढ़ा देना। कंपेन्स बाय जापान सेंसिटिव पार्टी फ्रेमिंग इमिग्रेशन एज साइलेंट इन्वेजन। ठीक है, इसके अलावा अपोजिशन टू इंडियन माइग्रेशन इन ऑस्ट्रेलिया ऑर्गेनाइज्ड अंडर द बैनर ऑफ मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो ये सब देखा गया है कुछ सालों में कैसे विदेशों में एंटी इमिग्रेशन सेंटीमेंट्स हो रहे हैं। इमिग्रेशन यानी वहाँ जा रहे हैं, इन हो रहा है वहाँ, यहाँ से पॉपुलेशन वहाँ जा रही है। ठीक है, दिस इज primarily because of the rise of populism, where public opinion takes the form of hostility to immigrants. The political response has invariably been to curb new immigration by reducing legal migration routes, reinforcing border protection, cutting the entitlements of new arrivals, and in general trying to deter migrants. तो ये पॉपुलिज्म जो बढ़ रहा है, इसके कारण ये सब कुछ हो रहा है, और सरकार भी उसके लिए कुछ इमिग्रेशन के लिए रूट को, इलीगल रूट जो है उसको रिड्यूस कर रही है, बॉर्डर को प्रोटेक्शन को इन्फोर्स कर रही है, और कुछ न्यू अराइवल्स के लिए जो इंटाइटलमेंट्स हैं उनको कट कर रही है। एंटी इमिग्रेशन सेंटिमेंट देखते हैं क्या इसके रीजन है। पहला है इकोनॉमिक कारण। Immigrants are often perceived as taking away local jobs, depressing wages, especially in low-skilled sectors, and put strain on welfare systems. अब ऐसा होता है कि जैसे इमिग्रेंट्स वहाँ चले गए, अब वहाँ पर्टिकुलर एरिया में आ गए, उस देश में आ गए, ठीक है, उस कंट्री में ऐसा होता है कि अब उस पर्टिकुलर कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी वेलफेयर स्कीम्स हैं तो उनको प्रोवाइड कराएं, जो भी लोकल जॉब्स हैं कुछ हैं उनको छोटी मोटी जॉब्स तो उनको प्रोवाइड कराएं। इस तरह से क्या होता है कि जो वहाँ की जो खुद लोकल हैं उनकी जो जॉब्स है वो जा रही हैं, डिप्रेसिंग वेजेस से ज़्यादा उनका वेजेस डिप्रेस हो रहा है, क्योंकि भाई अगर ये 50 रुपये में कुछ करना चाहते हैं तो माइग्रेंट वाला है बोला हम 40 में ही कर देंगे, तो इस तरह से उनका जो वेजेस है वो भी डिप्रेस हो रहा है मोस्टली लो स्किल सेक्टर्स में, जैसे इनके वेलफेयर सिस्टम भी एक तरह से स्टेन हो रहा है। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है, परसेप्शन ऑफ जॉब लॉस एंड वेज डिप्रेशन वाज अ मेजर ड्राइवर ऑफ सपोर्ट फॉर ब्रेक्जिट इन द यूके। तो यूके का ब्रेक्जिट वाला जो ऑप्शन था, ब्रिटेन एग्जिट फ्रॉम यू, इसका मेजर ड्राइवर सपोर्ट था कि वेज डिप्रेशन और जॉब लॉस।
ठीक है। सोशल एंड कल्चरल में माइग्रेंट्स आर सीन एज अ थ्रेट टू नेशनल आइडेंटिटी, लैंग्वेज, रिलीजन एंड ट्रेडिशंस, फ्यूलिंग कल्चरल एंजाइटी अमंग नेटिव पॉपुलेशंस स्पेशली इन सोसाइटीज़ फेसिंग डेमोग्राफिक चेंज। तो जो माइग्रेंट्स आते हैं नए नए, इनकी अलग नेशनल आइडेंटिटी होती है, अलग लैंग्वेज में भी होते हैं, कभी रिलीजन भी अलग रहता है, ट्रेडिशन भी अलग रहता है। इस तरह से ये कल्चरल एंजाइटी को जो नेटिव पॉपुलेशन है उसके बीच में ये बढ़ाते हैं, ठीक है, जिससे डेमोग्राफिक चेंज की संभावना रहती है। राइजिंग एंटी इमिग्रेशन सेंटिमेंट इन यूरोप, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। पॉलिटिकल पॉपुलिस्ट एंड नेशनलिस्ट लीडर्स एक्सप्लॉइट पब्लिक फियर्स, अनएम्प्लॉयमेंट, क्राइम, वेलफेयर स्टेट ओवर इमिग्रेशन टू गेन इलेक्टोरल सपोर्ट। जैसे इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी आर्ग्यूड दैट द कंट्री फेसेस सम माइग्रेंट इन्वेजन। क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर पार्टी होती हैं, पॉलिटिकल पार्टी होती हैं, वो क्या करती हैं कि यूज करती है इस पर्टिकुलर फियर का कि आपके देश में माइग्रेंट हो रही है, ये आपकी इनकम्बेंट सरकार कुछ नहीं कर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, वेलफेयर स्टेट बढ़ रहा है, हम आएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये पर्टिकुलर चीज़ें जो होती हैं, ये एक पॉलिटिकल नज़रिया हो गया। सिक्योरिटी गवर्नमेंट्स एंड सिटीजन्स लिंक माइग्रेशन विद इलीगल बॉर्डर्स क्रॉसिंग एंड टेररिज्म, हाइटनिंग फियर एंड अपोजिंग और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ठीक है, इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग टेररिज्म की संभावना से बढ़ रहती है भाई, साथ में इतने सारे माइग्रेंट आ रहे हैं तो उसके साथ कुछ टेरर माइंडसेट वाले कुछ और भी आ सकते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन, सोशल मीडिया एम्पलीफाइज xenophobia थ्रू फॉल्स नैरेटिव्स, माइग्रेंट्स टेकिंग जॉब्स और रेजिंग क्राइम रेट्स, reinforcing negative stereotypes, creating mass fear and moral panic। तो भैया आजकल है सोशल मीडिया के द्वारा कुछ भी फॉल्स नैरेटिव बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है। तो ये सभी कुछ रीजन हैं। जैसे फेक न्यूज और माइग्रेंट रिलेटेड क्राइम्स स्प्रेड थ्रू मीडिया इन जर्मनी, इंटेंसिफाइड एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट्स। एंटी इमिग्रेशन का इम्पैक्ट क्या होता है ये देख लेते हैं पहले। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होता है? रिस्ट्रिक्टिव इमिग्रेशन लॉस रिड्यूस लेबर सप्लाई स्पेशली इन सेक्टर्स डिपेंडेंट ऑन द माइग्रेंट वर्कर्स, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शंस, लीडिंग टू राइज इन लेबर कॉस्ट एंड स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है। पोस्ट ब्रेक्जिट यूके फेस्ड शॉर्टेजेस ऑफ फार्मिंग सेक्टर। ठीक है, तो ये कुछ इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी होता है, इससे लेबर सप्लाई रिड्यूस होती है। ठीक है, जो माइग्रेंट वर्कर हैं, तो ये लोगों ने पीछे वाले देखा है कि उसी से रिलेटेड है इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होता है। डेमोग्राफिक इम्पैक्ट भी होता है, एजिंग पॉपुलेशन क्राइसिस इन डेवलप्ड कंट्रीज़ को ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। लेबर शॉर्टेज इन जापान एंड यू ड्यू टू एजिंग पॉपुलेशन, तो ये इम्पैक्ट है थोड़ा सा। सोशियो कल्चरल क्या होता है? स्ट्रिक्टर इमिग्रेशन लॉज कैन पोटेंशियली रिड्यूस मल्टी कल्चरल एक्सचेंज एंड हैम्पर सोशल कोहिजन्स फर्दर लीडिंग टू पोलराइजेशन एंड xenophobia। इससे क्या होता है ये देखिए, आप बहुत तगड़ा रूल बना दिए कि आपकी कंट्री में कोई दूसरा इमिग्रेट नहीं कर सकता है। इससे क्या होगा कि आपका जो एक्सचेंज है ऑफ कल्चर है, मल्टी कल्चर एक्सचेंज और सोशल कोहिजन्स, वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, जिससे पोलराइजेशन और xenophobia का भय रहता है कि आपका माइंड सेट है, आपका पर्टिकुलर जो रिलीजन है या फिर सोशल की जो स्ट्रीम है एक ही डायरेक्शन में जा रही है, इससे पोलराइजेशन xenophobia हो जाता है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट इस तरह से होता है कि लेबर सप्लाई कैसे रिड्यूस हो जाती है। इमिग्रेशन में भी बहुत सारे लेबर आ रहे हैं, एक वक्त आएगा जब इमिग्रेशन लॉज आप बहुत रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो बहुत कम लेबर आएंगे, तो इससे लेबर सप्लाई रिड्यूस होगा। सेक्टर डिपेंडेंस ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स में डेमोग्राफिक इम्पैक्ट क्या होगा? वर्जन्स द एजिंग पॉपुलेशन क्राइसिस इन डेवलप्ड कंट्रीज। जापान भैया एजिंग पॉपुलेशन हो रहा है, वहाँ सब बूढ़े हो रहे हैं, तो उसकी वहाँ अगर एंटी इमिग्रेशन लॉ बहुत ही स्ट्रिक्ट कर दिए तो वहाँ कोई भी बाहर की पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन नहीं आएगी काम करने के लिए, अभी कुछ और करने के लिए, तो इससे इनके डेमोग्राफिक इम्पैक्ट भी बढ़ेगा। रिड्यूस इनोवेशन, रिस्ट्रिक्टिंग स्किल्ड माइग्रेंट्स रिड्यूसेस इनोवेशन, रिसर्च कैपेसिटी एंड स्टार्टअप फॉर्मेशंस। तो हम लोगों ने देखा है कि अगर इमिग्रेशन कम हो गया तो भाई वो माइंडसेट पढ़ने लिखने वाले भी आते हैं, वहाँ इनोवेट करते, कुछ रिसर्च कैपेसिटी बढ़ाते, स्टार्टअप फॉर्मेशन करते, तो इससे थोड़ा सा दिक्कत तो होगी ही। एज पर नेशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी 55% ऑफ कंट्रीज 1 बिलियन स्टार्टअप हैड एटलीस्ट 1 इमिग्रेंट फाउंडर। ठीक है, तो ये देखा गया है कि वहाँ 50-55% जो कंट्रीज 1 बिलियन स्टार्टअप है उसमें से कम एक इमिग्रेंट फाउंडर रहता ही है। पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है? स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज कैन लीड टू स्ट्रेन रिलेशंस विद नेबरिंग और सोर्स कंट्रीज ड्यू टू डिपोर्टेशंस और डिस्क्रिमिनेटिव वीजा रिजिम्स एंड इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म फॉर वायलेटिंग ह्यूमन राइट्स। जैसे इंटरनेशनल अफेयर पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, जैसे ट्रम्प भैया का H1 वीज़ा वाला फीस बढ़ा देना, इससे सब पे डिफेक्ट पड़ रहा है कि ऐसा वैसा है। हाल ही में ट्रम्प ने एक
नया वो किया है कि अब वो कोई भी नया वीज़ा रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता उसके कंट्री के लिए। उसमें से मोर देन 70 या 80 कंट्रीज़ हैं, जिसमें इंडिया का तो नाम नहीं है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री जैसे रसिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, इन सब कंट्रीज़ का नाम दिया गया है कि वो आ करके हम लोगों के पर्टिकुलर कंट्री में रिसोर्सेज पर दबाव डालते हैं। ठीक है। Measures taken to prevent illegal immigration, NRC आया था, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स। इट इज़ अ लिस्ट ऑफ सिटीजन्स विच was created for the first time in Assam in 1951 to combat the issue of illegal immigration states. Immigration and Foreigners Act 2025 भी आया था। It confers upon central government certain powers to provide for requirement of passports or other travel documents in respect of persons entering into and exiting from India। तो ये 2025 वाला भी एक्ट आया था जो सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ पावर देता है कि कैसे ट्रैवल डॉक्यूमेंट को हम लोग देखेंगे। हाउ शुड इंडिया रिस्पॉन्ड? डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट विद होस्ट कंट्रीज, लिवरेजिंग दिस डायस्पोरा डिप्लोमेसी, स्ट्रेंथनिंग डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटीज एंड काउंटरिंग मिसइंफॉर्मेशन एंड xenophobia। होस्ट कंट्रीज के साथ डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट बढ़ाना पड़ेगा, बायलैटरल डायलॉग बढ़ाइए, जैसे कि यूएस के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ, टू इंश्योर फेयर ट्रीटमेंट इन लीगल प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन वर्कर्स एंड स्टूडेंट्स अब्रोड। तो जिस पर्टिकुलर कंट्री के साथ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहाँ हम लोगों के जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, इंडियन वर्कर्स हैं, उनके हित के लिए हम लोगों को उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट या होस्ट कंट्रीज के साथ बात करनी पड़ेगी। Leveraging diaspora diplomacy, proactive diaspora outreach through embassies and cultural missions to counter negative stereotypes and showcase positive contributions of Indian globally। ठीक है, तो डायस्पोरा जो हम लोगों का, उनके साथ थोड़ा सा बातचीत करना पड़ेगा। स्ट्रेंथनिंग डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटीज, क्रिएटिंग मोर हाई क्वालिटी जॉब्स इन सेक्टर्स सच एज IT, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग विद इन इंडिया कैन हेल्प रिड्यूस पुश फैक्टर्स ड्राइविंग माइग्रेशन। ठीक है, तो इस पुश फैक्टर को कम करने के लिए हम लोग अपने ही देश में हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, IT में अच्छा काम कर सकते हैं, जिससे यहीं जॉब रहे और वो वहाँ पर ना जा पाएँ। काउंटरिंग मिस इन्फॉर्मेशन xenophobia, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अदर नॉन स्टेट एक्टर्स कैन कोलैबोरेट विद इंटरनेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म टू कर्व फेक नैरेटिव्स अगेंस्ट माइग्रेंट्स। तो ये सब रहना चाहिए उसके लिए, मिस इन्फॉर्मेशन और xenophobia के लिए। इसके अलावा कुछ कंक्लूजन भी दिया है कि राइज ऑफ एंटी इमिग्रेशन सेंटीमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड रिफ्लेक्ट्स डीपर इकोनॉमिक एंजाइटीज, कल्चरल इनसिक्योरिटीज एंड पॉलिटिकल पॉपुलिज्म। फॉर इंडिया विद वन ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डायस्पोरास, द चैलेंज lies in protecting its citizens abroad while promoting inclusive and responsible migration policies at home. A calibrated approach anchored in diplomacy, evidence-based policy making, and respect for human rights can ensure that migration remains a source of strength rather than contention in an increasingly interconnected world। ठीक है, तो ये कुछ कंक्लूजन दिया गया है।